जय हिंद साथियों। वर्तमान भारत की राजनीति जो उथल पुथल मची हुई है, उसी के संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे मित्र भी हैं विनय कुमार मिश्रा जी, जो एडवोकेट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और कहीं ना कहीं हमारे चैनल के लीगल एडवाइजर भी हैं। बात करेंगे आपसे बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल हो रहा है उसके संदर्भ में। साथ ही बात करेंगे कि एक तरफ जो महिलाओं के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया है वहां के मुख्यमंत्री ने, उसके संदर्भ में सर्वप्रथम हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर जो जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या वो मतलब भाषा शोभनीय है? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों का हमारी तरफ से अभिनंदन है और इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी को आभार प्रकट करते हैं कि हमें बोलने का मौका मिला है। जहां तक आपने कहा कि पटना जो है बिहार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई जो भाषा है वो मर्यादित है कि नहीं है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रमेश बिधूड़ी वाले मामले में यह भी स्पष्ट किया कि विधानसभा या संसद में दी गई जो वक्तव्य है वो आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है, इसलिए अपराध नहीं माना जाएगा। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे सदन में उन्होंने अश्लील भाषा का प्रयोग किया, बहुत सारे इशारों में उन्होंने बहुत कुछ कह भी दिया, क्या उनके ऊपर जो मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन अशोभनीय भाषा को लेकर के क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई वहां की सरकार या केंद्र सरकार या वहां की प्रदेश सरकार के जो न्यायपालिका की जो व्यवस्था है उस पर कार्रवाई हो सकती है? नहीं, देखिए ऐसा अभी हम आपसे बताया, रमेश बिधूड़ी वाले मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 194 सब क्लास 4 कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि संसद में जो बयान दी जाती है वो आपराधिक प्रवृत्ति नहीं होती है। उनमें ये माना जाता है कि मान के चला जाता है कि उसमें किसी प्रकार का अपराध जो है निर्माण नहीं होता है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि उनके द्वारा दिया गया बयान जो है वो आपराधिक प्रवृत्ति का है। एक तरफ सरकार वहां पर लगभग 1.25 लाख लोगों को रोजगार देती है, बीपीएससी से परीक्षा करा करके तमाम सारे वहां के लोग उस पर आवाज भी उठा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार वहां की सरकार ने आरक्षण को लेकर के एक अलग से डिफाइन मतलब अलग से उसका प्रारूप तैयार कर दिया है कि सामान्य वर्ग को जो 10% आरक्षण केंद्र सरकार ने दिया है वो उसको मानते हुए उसको मान लिए हैं, प्लस जो पहले से पूर्व निर्धारित आरक्षण था उस आरक्षण को उन्होंने और बढ़ाया है वहां पे, और लगभग 49.90% जो आरक्षण या 50% जो माना जाता है पूरा उस आरक्षण को बढ़ा करके वो 65% कर दिए हैं, और 10% ये आपका सामान्य आरक्षण, कुल आरक्षण वहां पर कोटा हो गया 75%। तो अब ये मतलब कहीं ना कहीं जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं या जो क्वालिफाइड लोग हैं उनके लिए कहीं रास्ते बाधित नहीं और कर रही है बिहार सरकार? देखिए कुछ कानून होते हैं जो सरकार अपनी अनुशंसा के आधार पे लागू करती है। जैसे आपने कहा कि 75%, देखिए बिहार में जो की गई वो आर्थिक आधार पे जो है आरक्षण की बात की, आर्थिक आधार पे बढ़ाया गया। हाँ, ये नहीं, आर्थिक आधार पे तो केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के लिए लागू किया था, लेकिन जो आरक्षण वहाँ पे 50% था उसको बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जैसे आर्थिक आधार पे जो है सवर्णों के लिए 10% आरक्षण केंद्र सरकार ने इशू करी है, उस आधार पे जब बिहार में जातिगत जो है गणना हुई है, जनगणना, उस आधार पे उन्होंने देखा कि क्या वाकई कि किस वर्ग का वर्ग विशेष की जनसंख्या क्या है, उस आधार पे उन्होंने तमाम इसी आधार पे उन्होंने आर्थिक रूप से और जोड़कर प्लस करके उन्होंने देखा किस आधार पे जैसे तमाम ऐसे सवर्णों में हैं जो जिस वर्ग विशेष को उन्होंने जोड़ा उनको आर्थिक आधार पे कौन आर्थिक आधार पे पिछड़ा है उस आधार पे उन्होंने जोड़ा। एक चीज समझने वाले हैं, जब वो 25% खाली छोड़ करके बाकी सब आरक्षित कर रहे हैं और हर वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि वहां पे सवर्ण जो है लगभग सारे उन्हीं की गणना के अनुसार, उन्हीं के जो गणना कराए उसके अनुसार ही लगभग 16.5% वहां पे सवर्ण, पूरे सवर्ण की मैं बात कर रहा हूँ, खाली ब्राह्मण, भूमिहार, ठाकुर और कायस्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें खान, पठान, जायसवाल, अग्रवाल ये सब लोग भी आते हैं। सवर्ण में खाली बस ये ब्राह्मण, भूमिहार और ठाकुर नहीं आते हैं, उसमें मुस्लिम लाबी के भी 2-3 जातियां हैं जो
सामान्य कैटेगरी में आती हैं। बिल्कुल। तो जब सामान्य कैटेगरी की जब बात आती है तो या जनरल कैटेगरी की बात आती है तो जनरल कैटेगरी में कहीं ना कहीं जो सामान्य वर्ग का कोटा है तो उसको उस कोटे को बढ़ाएं, क्योंकि अगर मुस्लिम वर्ग की बिरादरी को मिलाएंगे तो वो 18% तक पहुंच जाएगा। तो फिर आरक्षण अगर आरक्षण ही बांटना है तो फिर सामान्य वर्ग का आरक्षण अलग से आरक्षण बांट दे लोग, और क्या नाम है जो SC ST का है उसको अलग बांट दे, OBC का अलग बांट दे, और बाकी कुछ फ्रीडम जो मतलब जो फाइट करने के लिए कोई सीटें रहता है कि जो जितना वेल क्वालिफाइड होगा वो क्वालिफाई, क्या इस तरह से नहीं बंटवारा हो सकता है? देखिए ऐसा है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो संवैधानिक और जो है वैधानिक स्तर पे ध्यान में रख के चलाई जाती है। ये सरकार की अपनी मंशा है, उनकी प्रवृत्ति रही, वो बढ़ाने की वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ये है आरक्षण की जो बढ़ाने की बात आ रही है कि किसके पक्ष में कितना क्या लागू करी गई, अभी 50% आरक्षण जो था वो विशेष था, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए था। लेकिन सरकार ने अगर ये बढ़ाया तो एक तरह से माना जाएगा कि ये विद्वेषपूर्ण, एक तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब आप ये कानूनी रूप से भी मान रहे हैं कि जो सरकार, तो क्या ये मतलब आरक्षण जो लाया गया है बिहार में, क्या उसको वहाँ की हाईकोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल आप जा सकते हैं, हमारा राइट है, हम जा सकते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट्स, हम बिल्कुल जा सकते हैं हाईकोर्ट। मतलब बिहार के लोग उस आरक्षण के विरोध में बिल्कुल कोर्ट में अपील कर सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? ये वकील साहब भी मान रहे हैं। एक चीज और आ रही है, इस समय राजनीतिक दृष्टिकोण से तमाम सारे उठापटक चल रहे हैं। नीतीश कुमार जी क्या नाम है उनका अपना भी एक नया एजेंडा चल रहा है। कभी वो भाजपा के साथ सट जाते थे, कभी अब इस समय आरजेडी के साथ सटे हुए हैं। JDU RJD का गठबंधन है, उसके बाद NDA और उनका गठबंधन था। क्या लगता है आपको कि फिर इस बार पाला बदलेंगे, या इस पाला बदलने के लिए उलझुल बयान दे रहे हैं, या सत्ता परिवर्तन के लिए उलझुल बयान दे रहे हैं? कही जाती है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जिसने अपना परिवार छोड़ा, और कोई भी ऐसा व्यक्ति उठा के देख लीजिए जिसने भी अपना परिवार छोड़ा, परिवार को छोड़ने का मतलब ही होता है कि परिवार छोड़ के जो भी आज तक अलग हुआ, कभी न सुखी रह पाया है, ना जो है मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे। आज उठा के देख लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनकी स्थिति उठा के देख ली, बिहार में स्थिति ये है कि एक कहावत और भी कही जाती है, ना घर का ना घाट का, वही स्थिति इस समय है कि सरकार को वो चला रहा है, एक नाम मात्र के जो मुख्यमंत्री बन के पड़े हुए हैं। एक और चीज वहां पे आया है सर्वे में कि वो मुख्यमंत्री जिस जाति से आते हैं वो कुर्मी जाति से आते हैं, और ये देखा गया है कि जब से वो मुख्यमंत्री है तब से वहां पर कुर्मी बिरादरी को सरकारी नौकरी ज्यादा उन्होंने प्रोवाइड कराई, ये भी एक आंकड़ा आ रहा है। तो क्या ये जातिगत जो सिस्टम है ये हर जगह हावी दिख रहा है? देखिए ऐसा इस मामले में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अपनी स्थितियां हैं, सरकार क्या स्थिति रही, क्या मजबूरी रही है, ये तो मैं नहीं कह सकता है कि वहाँ जो है उनके वर्ग विशेष को ही विशेष रूप से दर्जा दिया गया है, नौकरी मिली है, अन्य व्यवस्थाएं मिली हैं। इस पे चूंकि हम अपने प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ये नहीं कह सकते क्या स्थिति तो जानना जो है बेहतर वही रहेगा कि उस हिसाब से कुछ सोचा जाए। चलिए, हमने यहाँ बात किया एडवोकेट हाईकोर्ट विनय कुमार मिश्रा जी से। जैसा कि आप देख सकते हैं लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, और लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। तमाम सारी पार्टियां अपने अपने सत्ता में काबिज होने के लिए, अपने आप को सत्ता में काबिज रखने के लिए अपने अपने तरीके से बयानबाजी कर रही हैं, अपने अपने तरीके से आरक्षणों का बंटवारा कर रही हैं, अपने तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं ताकि अधिक से अधिक लोग उन्हीं को वोट दें और सत्ता में वो आ जाएं। आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज। अगले वीडियो में मिलते हैं कहीं और से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।